यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। बात करें, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी। बात करूँ सीए फाउंडेशन की, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आपके सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, जो कि रिलेट करता है आपकी अकाउंटिंग से। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंटेंसी। बात करें 11th क्लास की, 12th क्लास की, कॉमर्स के अंदर हम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, और जो सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स है ये एक्चुअलिटी में मिक्सअप है 11th एंड 12th दोनों की अकाउंटेंसी का, राइट। बट एकदम मैं कहूं कि पूरी 11th की अकाउंट्स पढ़ लीजिए और 12th की अकाउंट्स पढ़ लीजिए तो आपकी सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आप लोगों ने अपने सीए फाउंडेशन के अंदर आज तक पढ़ा, जो सीए फाउंडेशन में आप पढ़ने वाले हैं, और जो आप अकाउंट्स के अंदर 11th क्लास के सिलेबस के अंदर और 12th क्लास के सिलेबस के अंदर पढ़ के आए हैं, उससे जो लेवल है बहुत ज़्यादा एडवांस है। कहूँ कि आज तक आपने केवल 30 to 35% अकाउंटेंसी पढ़ी है 11th एंड 12th के अंदर, वही कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जो लेवल है वो है एडवांस लेवल, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी अकाउंटेंसी जो है सीए फाउंडेशन की, उसके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए, जो हमारा ICAI इंस्टीट्यूट है उसने कहा कि जो आपका पेपर नंबर 1 होने वाला है सीए फाउंडेशन का, वो पेपर रहेगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पेपर को डिवाइड किया गया है 2 मॉड्यूल्स के अंदर। मतलब जो सीए चैप्टर, सीए इंस्टीट्यूट हमें बुक्स देने वाला है, बुक्स को 2 मॉड्यूल के अंदर दिया जाएगा, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 है ये डील करेगा आपकी 11th क्लास के अंदर जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स। सेम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा पूरा का पूरा एडवांस लेवल। और बात करूँ मॉड्यूल 2 की, तो यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा 12th क्लास वाला टॉपिक। तो बेसिकली बात की जाए, मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बेसिक अकाउंटिंग। जैसे ही बात बेसिक अकाउंटिंग की होती है तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया आपका जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, देयर आफ्टर हम लोगों को पढ़ने के मिलेगी सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक एंड अदर बुक्स, देयर आफ्टर सिलेबस के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है बैंक रिकंसिलेशन, स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोगों को दे रखा है
अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसके बाद हम लोगों को दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके बाद हम लोगों को दे रखा है फाइनल अकाउंट्स, देयर आफ्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपका, ये है आपके मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर सीए फाउंडेशन। जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट है, इस सीए इंस्टीट्यूट ने जो ओवरऑल सिलेबस आप लोगों को बता रखा है वो रहा। बात करूं मॉड्यूल 2 की, जहां पे डील की जा रही है पूरे के पूरे 12th से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको दे रखी है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, देयर आफ्टर आपको दे रखी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज के अंदर जैसे ही हम लोग गए तो हमें देखने को मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, इशूज ऑफ डिबेंचर्स, अब इतना तो हमने 12th में पढ़ा, बट अब हमें इसके आगे देखने को मिलेगा रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस शेयर्स। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कहा कि जब मैं सीए फाउंडेशन की बात करता हूं तो एक मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11th एंड 12th का है। बात तो एकदम सही है सिलेबस 11th एंड 12th का, लेकिन जो इसका एफिशिएंसी के लेवल की बात करूं, टफनेस की बात करूं, तो आज तक आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो तो है केवल 30%। इसका जो हाई लेवल है वो हमें देखने को मिलता है सीए फाउंडेशन के अंदर, जहां पे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर, मॉड्यूल 1 देयर आफ्टर मॉड्यूल 2। राइट, एक बार चलते हैं हमारी सीए की वेबसाइट के अंदर। बात करूंगा अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले जो अकाउंटिंग का हमारा बेसिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को बताया गया मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग।
देयर आफ्टर सेकेंड चैप्टर आपका एज पर मॉड्यूल चल रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। इसके बाद आप लोगों को बताया गया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमारे अकाउंट्स में दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ कैपिटल नेचर के, कुछ रेवेन्यू नेचर के, जिसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कुछ तो हैं इनकम, कुछ हैं हमारे एक्सपेंडिचर। देयर आफ्टर बात करें कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर। इसके बाद अकाउंटिंग के मेजरमेंट्स की डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। देयर आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। देयर आफ्टर बात करता हूँ पार्ट 2 के अंदर। जैसे ही पार्ट 2 के अंदर जाता हूँ तो हमें बता रखी हैं जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में आया हमें बता रखी हैं सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। देयर आफ्टर हमें देखने को मिल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे बेसिक के अंदर। देयर आफ्टर अब जो न्यू पार्ट है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इन्वेंट्रीज। जी हाँ, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जब बात होती है तो उसे हम लोग ब्रॉड वे में बोलते हैं इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री होती है 3 टाइप्स की, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जब इशू किया जाता है मार्केट के लिए सेल करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, जब इसको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए क्या मेथड्स लगेंगे, क्या कंसेप्ट अप्लाई होने वाले हैं, इन सभी की डिटेल हमें देखने को मिलेगी इन्वेंट्रीज के अंदर। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात करूं, देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एडवांस लेवल पे पढ़ने को मिलेगा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके आगे की अगर अपन बातचीत करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज, हो सकता है कि आपने ये कंटेंट डिटेल में ना पढ़ा हो, बट जितना भी अगर आपने पढ़ा है उसका एडवांस लेवल अकोमोडेटिंग बिल, फॉरेन बिल, इनलैंड बिल, इस सभी के हम लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। इसके आगे की बात करूं तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो 7 चैप्टर आपको दे रखा है वो रिलेट कर रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जी हाँ, 11th के अंदर ही वही चैप्टर, एक तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट और एक फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। बट मैं बात करूं हमारे सीए के लेवल की, जितने भी एडजस्टमेंट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और जो आपके कंटेंट के अंदर हैं, कंपैरेटिवली 11th वो उसका 20% भी नहीं थे, उसका एडवांस लेवल हमें अब देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक तो आपको देखने को मिलेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के और दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के। तो अगर बात की जाए मॉड्यूल 1 की तो इसके अंदर न्यू चैप्टर तो हमें केवल एक ही देखने को मिल रहा है इन्वेंट्री, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है हमारे 11th के अंदर। बट उसके अलावा जो चैप्टर हैं उनका बेस हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। बात करूं सेकंड ग्रुप के बारे में, सेकंड मॉड्यूल के बारे में, सेकेंड मॉड्यूल की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये 12th के कंटेंट में इंक्लूडेड था, बट एनसीईआरटी की तरफ से इसको कंटेंट से हटा दिया गया। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने जो ये सिलेबस के अंदर आपके 12th के अंदर एनपीओ नहीं पढ़ा है, ये पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर 12th में इंक्लूडेड था, बट न्यू अपडेट्स के अंदर इसे हटा दिया गया, राइट। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगेन ये वाला पार्ट भी रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब कभी भी कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन लाइक किराना वाला, सब्जी वाला, पान वाला, जब ये अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो इन लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये अपने अकाउंट्स रेडी करते हैं। तो जिस मेथड्स के बिहाफ पे ये लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आगे की बात करूं, देयर आफ्टर हम लोगों को देखने को मिलती है पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप का के साथ साथ एलएलपी अकाउंट्स। पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो पार्टनरशिप के चैप्टर्स को, जो हमारी पार्टनरशिप है सीए फाउंडेशन के अंदर, तो पार्टनरशिप के चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला चैप्टर इन्होंने हमें बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे ही बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत की जाएगी, तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को बताया गया कि पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप क्या है, फुल डिटेल डिस्कशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फुल डिस्कशन अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल डिस्कशन अबाउट guarantee to a partner, discussion on past adjustment। ये सारा का सारा कंटेंट हमें देखने को मिलेगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। देयर आफ्टर बात की जाए तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें बताया गया गुडविल का कैलकुलेशन, कि जो गुडविल होती है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितने तरीके की गुडविल है, साथ ही साथ एडमिशन के टाइम पे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के इस पर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद पार्टनरशिप की जो थर्ड यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हमें फुल डिटेल दी गई है कि जब कभी भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन ले रहा है, तो उस बेसिस पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनके बारे में बात करूं। फोर्थ टॉपिक की, तो हम लोगों को बता रखा है रिलेटेड टू रिटायरमेंट, हम लोगों को बता रखा है रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड लास्ट के अंदर हम लोगों को बता रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा कंटेंट रिलेटेड है 12th से। जी हाँ, रिलेटेड है, लेकिन केवल पार्टनरशिप नहीं, फाउंडेशन के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी इसके साथ ही, राइट। तो ये है आपका पार्टनरशिप का कंटेंट, जो कि पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके सीए फाउंडेशन के अंदर। बट केवल पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर इनके क्या क्या एडजस्टमेंट हैं, किस बिहाफ पे वर्कआउट किया जाएगा, वो सारी की सारी डिटेल हम लोगों को देखने को मिलेगी इसके अंदर, राइट।
ये तो अभी केवल एक चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आप लोगों को बता रखा है चैप्टर नंबर 11 रिलेटेड टू द कंपनी अकाउंट्स, जहाँ पे सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स बताई जाएगी, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स बताई जाएगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपका इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहां तक तो हम लोगों ने 12th में पढ़ा, लेकिन अब आ जाइए एडवांस लेवल पे, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इशू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आफ्टर हमको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जो 12th पढ़ी वो तो पूरा पढ़ना है, उससे भी डबल सिलेबस मॉड्यूल 2 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। 11th क्लास जो पढ़ी वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा उससे डबल पार्ट हमें और पढ़ना पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है सीए इंस्टीट्यूट के अंदर। कुछ पार्ट 11th का है, कुछ पार्ट 12th का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर है कि जो भी लेवल है वो लेवल जो पास्ट में आपने पढ़ लिया उससे रिलेट करता है, लेकिन सेम टू सेम वैसा नहीं है, उससे है एडवांस लेवल। राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही बात की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। देखिए, बात करें बिजनेस की। बिजनेस का मतलब होता है किसी भी तरीके का लीगल वर्क करना, किसी भी तरीके का लीगल वर्क करना जिसका मोटिव हो प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मतलब है किसी भी तरीके का लीगल वर्क किया जाए जिसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस। अब जिस लीगल वर्क की मैं बात कर रहा हूं, उस लीगल वर्क को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। या तो हम लोग गुड्स का बिजनेस कर लेंगे, या हम लोग लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे सर्विसेज। जैसे ही बात गुड्स की आई तो पहले गुड्स की करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट आई है सपोज दैट 3000। अब मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके अंदर मैंने प्रॉफिट अर्न किया 1000 का।
तो मार्केट के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया 4,000 रुपये के अंदर। यही बात करूं सर्विसेज की, मैंने एक सर्विसेज को प्रोक्योर किया। सर्विसेज की जो टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया गया, आपकी ही बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो आपकी फ़ीस प्री डिसाइडेड है। तो जब मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 54,000 रुपये की। इसके अंदर मैंने मेरा प्रॉफिट ऐड किया 6,000 का, तो ये सर्विस मैं कितने रुपए में प्रोवाइड करवाऊंगा? 60,000 रुपये में। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है कि कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट को ऐड किया। देयर आफ्टर हमारी क्या निकल करके आई है, सेल निकल करके आई है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कि गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जब गुड्स को ये मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए जाते हैं तो उस केस के अंदर ये उन गुड्स को प्रोवाइड करवाते हैं कॉस्ट पे या फिर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करवाते हैं ओनली ऑन कॉस्ट। इनके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करते और ये स्पेशली उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है जिनके पास मनी की प्रॉब्लम है। आप लोगों ने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल सुन रखे हैं, नहीं सुन रखे हैं तो समझिएगा। काफ़ी सारे ऑर्फनेज होते हैं, वृद्धा आश्रम होते हैं, अनाथाश्रम होते हैं। इनको अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोवाइड करवाती है, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज दी जाती है। लाइक अनाथाश्रम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, उन चिल्ड्रन को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जाए, या तो कॉस्ट पे या फिर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करवा दिया जाए। काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। राजस्थान गवर्नमेंट की ही बात करूं तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सारे के सारे स्कूल के अंदर फीस बहुत ना के बराबर लगती है। साथ में जितने भी स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट को लंच स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाता है और वो लंच लेकर के आने का काम करता है अक्षय पात्र। ऐसा ही आपने एग्जाम्पल सुना होगा गोविंद देव टेम्पल सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी, मोती डूंगरी टेम्पल चैरिटेबल सोसाइटी। इनका काम है मार्केट के अंदर जितने भी पुअर पीपल हैं उनको टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एकदम मिनिमम कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्या करवाया जाएगा, प्रॉफिट करवाया जाएगा। क्योंकि उन लोगों के पास न तो फूड खाने के लिए मनी है या फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चों को इस सोसाइटी के अंदर स्टैंड करने के लिए पढ़ा पाए। तो इनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो कि इन लोगों का वेलफेयर करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं या तो कॉस्ट पे या फिर लोअर देन दी कॉस्ट और वी कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव लोगों से प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का, लोगों का वेलफेयर करने का। तो हम लोगों ने जो आज तक अकाउंटिंग पढ़ी, हमने हमेशा अकाउंटिंग पढ़ी है बिजनेस के बिहाफ पे, बिजनेस मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब हम लोगों को जो अकाउंटिंग पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, हम लोग पढ़ेंगे कि जब कभी भी बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को प्रॉफिट के बिना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहेंगे नॉन प्रॉफिट, और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं बातचीत। बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। लिखेंगे इसके अंदर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which provides goods or services to the people at cost or lower than cost or free of cost for the welfare purpose अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं तो काफ़ी सारे स्कूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्वामी टेऊराम चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्वामी अमरनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करें दिल्ली के अंदर जितनी भी डायलिसिस होती है तो एक पर्टिकुलर समुदाय है, सिख समुदाय, वहाँ पर 100 बेड का एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड किसी भी तरीके का इशू है तो आप वहाँ पर जाकर के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को काफ़ी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स क्लब्स देखने को मिलते हैं एंड नॉर्मल क्लब्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सभी को मेरी बात क्लियर? मेक मी अ फास्ट रिप्लाई ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। राइट। बात करें एनपीओ के बारे में तो एनपीओ के अगर हम लोग
ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू नीडी पीपल, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड द थिंग्स एट कॉस्ट और लेसर देन कॉस्ट। राइट, हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर? हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जब मैं आप लोगों को इस चैप्टर की अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करूंगा तो इस चैप्टर की अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बैलेंस शीट के बारे में। जिस तरीके से नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला अकाउंट आपने यहाँ देखा, कौन सा देखने को मिल रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो सबसे पहले हम लोग वहाँ बनाते हैं कैश अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। राइट, वैसे ही एनपीओ के अंदर सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कि जस्ट सेम होता है कैश अकाउंट के जैसा, कि कैश अगर रिसिप्ट हो रहा है तो हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में, और कैश अगर पे हो रहा है तो हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद हम लोग नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट के अंदर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कहा जाए तो अकाउंटिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग सेम के ब्याह पे नाम तो चेंज हो गए। कैश का नाम आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट, P&L का नाम आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन इनके अंदर जो आइटम्स की लिस्ट आने वाली है, जो आइटम हम लोग डील करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंट के आइटम से एकदम है अलग। जैसा कि आप लोग जानते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स होता है गुड्स को सेल कर देना या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवा देना, लेकिन एनपीओ तो कभी भी गुड्स को मार्केट के अंदर सेल प्रॉफिट पे तो करता ही नहीं है, कॉस्ट पे करता है, तो उसकी इनकम कहाँ से आएगी? तो जितने भी एनपीओस होते हैं उनकी इनकम का सोर्स होता है जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स से लिए गए सब्सक्रिप्शन चार्जेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडिविजुअल्स की तरफ से आने वाला डोनेशन, गवर्नमेंट से आने वाली सब्सिडी। इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट हैं एकदम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस से। राइट, तो हम लोग अब आगे की चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।